भोजन संवाद में आपका स्वागत है। भोजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम सारे लोग खेला होवे का इंतजार कर रहे हैं। अब वो खेल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करने वाले हैं। कल ये हुआ है कि लालू यादव जी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वे अगर नीतीश जी बाहर आते हैं तो वो उसका समर्थन करने को तैयार हैं। उसके ऊपर नीतीश जी ने चुप्पी लगाई हुई है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से जो भी जेडीयू के जो ऑफिशियल हैं या अनऑफिशियल हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये कोरी कल्पना है और इसका जो है कोई भी ठोस जो है आधार नहीं है इस पूरी चर्चा का। वो इस पूरे इनविटेशन को एक तरीके से रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों के डेवलपमेंट्स हैं और जिस तरीके से लालू जी के बोलने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि गांधी जनों की ये पार्टी है कांग्रेस, और जो है नीतीश जी का गांधी में विश्वास है। अगर वो गोडसेवादियों के पास से हट करके अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आ गया है। हम आज उस परिस्थिति की चर्चा करेंगे जिस परिस्थिति में नीतीश हैं। पहली बात यह है कि सभी ये सर्वविदित है कि मोदी सरकार जो 400 पार का नारा देकर के आई थी, वो अटक गई 240 के ऊपर। 240 को 270 करना एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें जनता दल यू के ऐसे सांसद माने जा रहे हैं जो सॉफ्ट टारगेट है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलने को तैयार हैं। इस तरीके की चर्चा गर्म है, इसीलिए उससे विचलित हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आमतौर पे जो कोटरी साथ रहती है नीतीश कुमार जी के साथ में, जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो उन्हें साथ देखा जाता है। ऐसे कोई भी लोग उनके साथ में नहीं थे और कोई भी लोग जब साथ में नहीं थे तो उन्होंने जाकर के मनमोहन सिंह जी के यहाँ पर वो गए, उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम किया और इसके बाद में कहा यह जाता है कि वहां पर उनकी कांग्रेस के कोई शीर्षस्थ नेता से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई, इसको लेकर के तमाम सारे नाम लिए जा रहे हैं। तो अकेले जाना नीतीश जी का और केवल वहां से होकर के लौट के आ जाना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ना मिलना, ये तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि नीतीश कुमार जी को किसके साथ जाने में लाभ है। नीतीश कुमार को कट टू साइज करने का काम जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनके माध्यम से नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में किया था। पहले चाचा का इस्तेमाल किया और अब भतीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। उन्होंने पहले शिवसेना को साथ लिया, उस शिवसेना को बांटने का काम किया, उनकी सरकार बनाने का काम किया और बाद में वो जो शिंदे थे उनका इस्तेमाल करके वापस उनको डिप्टी सीएम बनाने का काम कर दिया और जो है महाराष्ट्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने हथियाने का काम किया। तो तमाम सारे ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में अनकंफर्टेबल हैं। उनका लक्ष्य है कि जब बिहार में चुनाव हो तो उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ज्यादा सीटें वो किसके साथ में जीत सकते हैं, एनडीए के साथ में जीत सकते हैं या आरजेडी के साथ में जीत सकते हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ जीत सकते हैं। ये एक सवाल है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। दूसरा एक सवाल है कि नीतीश कुमार का एक जिंदगी का एक बड़ा टारगेट है। एक टारगेट तो यह है कि वो सीएम के तौर पे कंटिन्यू करें अगले चुनाव के बाद भी, और दूसरा उनका जीवन का जो एक लक्ष्य ये था कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। तो अब उनका क्या इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए एक ऑफर देने को तैयार है कि अगर वो साथ में आते हैं और दिल्ली के अंदर 234 इंडिया गठबंधन के पास में है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मित्र हैं। अगर वो लोग साथ आ जाते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनने की स्थिति कोई बनती है तो क्या नीतीश कुमार को सर्वोच्च पद देने के लिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन तैयार है। ये सारी बातें कयास की बातें हैं। इन सब बातों को लेकर के
बहुत सारी चर्चा बिहार के अंदर इस समय चल रही है। आज के बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अलग-अलग इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करने का काम करेंगे। हम लोग जैसे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेल होने वाला है, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि खेल होने वाला है। लेकिन लालू यादव जी का एक बयान याद रखना चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि नीतीश जो है उनके पेट में दाँत है। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि दायाँ हाथ क्या करता है, बाएँ हाथ को पता नहीं चलता है। इन सब बातों के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो लालू यादव जी का बयान आया है जिस तरीके से बयान आया है कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से दिल्ली का दौरा हुआ है और एक ये बड़ा सवाल ये है कि जो एक बड़ा आधार है, महादलित का जो आधार है जो अमित शाह ने जिस तरीके से छेड़खानी करने का काम, अपमानित करने का काम जो किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो क्या उनके साथ में खड़े रह कर के नीतीश कुमार अपने जो दलित बेस है उसको क्या रिटेन कर पा सकते हैं? और ये भी सुना गया है कि अमित शाह आ रहे हैं पटना में वो मनाने के लिए आ रहे हैं, फिर से जो है, जो नाराज़गी है उसको वो दूर करने के लिए आ रहे हैं। ये सब तमाम बातें हैं जिसके बीच में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम को रत्ना वोरा जी को कंडक्ट करना है, वो अहमदाबाद से आती हैं, वो वकील हैं हाई कोर्ट की। आशीष रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष रंजन जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप आइए। आज का विषय है बिहार में फिर खेला हुआ, तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय पर। जी आशीष रंजन जी। अच्छा, ठीक है, बोलिए। यहाँ का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, इसलिए बीच में बाधा आई। तो ये तो अब सर्वविदित है कि नीतीश आलू की तरह हो गए हैं सब्जी में, किसी भी तरह की प्रकार की सब्जी के साथ वो घालमेल कर लेते हैं और स्वाद उसका अच्छा ही आता है। लोगों को लग रहा है कि लोगों को भी कोई खास आपत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो बिहार के बाई इलेक्शंस हुए उसमें ये जाहिर हो गया कि विपक्षी दल जो बिहार के हैं वो कहीं खड़े नहीं उतरे और भाजपा और नीतीश का जो गठबंधन है वो अभी भी मजबूत है। कारण ये है कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें फेरबदल नहीं हुआ है और बिहार आप जानते हैं देश के कई राज्यों की तरह यहाँ पर जातिगत वोटिंग होती है और इसलिए जो विपक्षी दल है उन्हें कुछ और जाति समूहों का समर्थन चाहिए जिसमें नीतीश बहुत कारगर हो सकते हैं। अति पिछड़ा है बिहार में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो अति पिछड़ा वर्ग किसी न किसी प्रकार से एमवाई गठबंधन और वामपंथी दलों के साथ ये जो पूरा विपक्षी है विपक्षी दलों का जातीय बेस है उससे आकर्षित उतना नहीं होते हुए दिख रहा है और ये परेशानी का सबब है। इसलिए नीतीश उनके लिए मजबूरी है, खासकर बाई इलेक्शन के बाद मुझे लग रहा है नीतीश की मजबूरी ये है और उसकी पार्टी की मजबूरी ये है कि वो अकेले जीत नहीं सकते हैं, लेकिन भाजपा से उन्हें ज्यादा खतरा है। भाजपा के नेता बहुत एक तरह से कहिए कि सीट पे बैठे हुए हैं और बैठ भी नहीं पा रहे हैं, कसमसाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें 20 वर्षों से नीतीश ने सत्ता से बाहर कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन नीतीश बहुत इस तरह से अपने हाथों में रखते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी चलती नहीं है। इस बार कुछ दूसरा हुआ है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति रहती है कि भाजपा के नेता चाह रहे हैं कि किसी तरह वो सत्ता में आए, नंबर 1 पार्टी यानी उनका मुख्यमंत्री हो और उनकी चले, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जो राष्ट्रीय जनता दल है हमको लगता है उसमें ये परेशानी कम नीतीश को होगी, वो उनको मैन्यूवर ज्यादा आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अभी विपक्ष को किसी न किसी तरीके से अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और उन्हें एक कहिए कि राहत की सांस मिलेगी। तो द्वंद तो है ही और सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है और आप जानते हैं कि ईडी, सीबीआई और तमाम जो उनके हथगंडे हैं, राज्यपाल अभी तो आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बने हैं, उनके कारनामे केरल में फेमस है। तो ये इतना आसान नहीं होगा दल बदल करना इस बार, और इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी एक प्रश्न है, क्योंकि कितनी बार आप बदलिएगा।
हर बार बदलते हैं और लगता है कि नीतीश की पार्टी साफ हो जाएगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन इस बार शायद वो कहते हैं ना कि एक लेवल होता है, उस लेवल के बाद आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो शायद वो एक थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए अगर नीतीश पाला बदलते हैं। इसलिए मेरी समझदारी ये है कि नीतीश पाला नहीं बदलेंगे, बस वो अपने लिए कुछ चाह रहे हैं। या तो उनकी पार्टी में टूट रुके, या उनकी साख ऊपर हो, उनकी पूछ हो। इस तरह की जो बातें हैं मुझे लगता है वो ज्यादा यकीन करने लायक है, और वो पासा पलटेंगे, पाला बदल लेंगे, इसमें मुझे कम यकीन है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष रंजन जी। आपने बताया कि वो पाला पलटेंगे, उसका आपको विश्वास नहीं है, मतलब नहीं बदलेंगे, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बार बदल चुके हैं, पलट चुके हैं। परंतु जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उनका अब तक का जो राजनीतिक करियर है उसमें इतनी बार बदल दिया तो एक बार और सही, ऐसा भी हो सकता है, पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि तो राजनीति है, आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया कि नीतीश कुमार जी दिल्ली आए परंतु उन्हें अमित शाह नहीं मिले, नरेंद्र मोदी नहीं मिले, फिर यहाँ जेपी नड्डा तक भी नहीं मिले उनसे। और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं तो उससे लग रहा था कि नीतीश कुमार जी अपना मुख्यमंत्री पद होने का जो इलेक्शन आने वाले उसके लिए फैसला लेने गए थे कि भी हाँ अब भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। और आप देखिए जैसे वो वापस आए हैं तो एक कुछ पोस्टर निकले हैं, पोस्टर में लिखा है कि एक नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं और पीछे एक सड़क है आगे, और सड़क पे 2025 से 2030 तक का लिखा हुआ है, साल लिखे हुए हैं। तो क्या इस तरीके से शायद नीतीश कुमार जी अपने आप को फिर से एक नया सीएम के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए खुद बोलते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी तरफ लालू यादव जी ने कह दिया कि दरवाजे खुले हैं, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि भी दरवाजे खुले हैं, नया साल नई सरकार। तो ये सब बातें चल रही हैं, आकलन बहुत मुश्किल है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे 14 तारीख को बैसाखी का त्योहार भी है और वहां पे भी कुछ ना कुछ उलट पुलट होता ही रहता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में शाहिद कमाल जी हैं जो संपूर्ण क्रांति मंच बिहार से आते हैं। तो आप बिहार से हैं तो आप बताइए कि बिहार में क्या कुछ खेला होने वाला है या नहीं होने वाला, आप क्या आंकलन करते हैं? जी शाहिद कमाल जी। जी सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है ना? आवाज मिल रही है, थोड़ा सा आप सेट करें तो अच्छा रहेगा, आपका जो मोबाइल या लैपटॉप हो नहीं पा रहा है हमसे, नहीं तो वो कर लिए होते वो। देखिए नीतीश जी इस तरह से जब पाला पलटना होता है तो ऐसा नहीं होता। अपना मोबाइल इस तरह से रखिए। नहीं उससे भी नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, आप ऐसे ही रहना। शुरू रखिए। तो नीतीश जी जब भी पाला पलटते हैं तो आप देखते हो कि वो एकाएक पलटते हैं, और जब ये चर्चा होने लगती है तो आप जान जाइए कि ये आवाज आप म्यूट हो गया, म्यूट कर दिया उन्होंने, चेहरा भी नहीं दिख रहा। आप अनम्यूट कीजिए, इनको रहने दीजिए, वैभव बुलाइए। तो एक काम करते हैं शाहिद जी, आप अपना कैमरा सेट कीजिए, तब तक हमारे बीच में वैभव कुमार त्रिपाठी जी भी हैं, बबलू जी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो प्रवक्ता भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, तो उनसे भी हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है और वो काफी अच्छे अपने बयान देते हैं। तो मैं वैभव कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बात रखिए इस विषय के ऊपर कि बिहार में फिर खेला होवे। जी आप सभी को नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नीतीश जी पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब हमारे साथ राकेश रंजन जी ने जो अपनी बात कही है, मुझे भी कमोबेश वैसी बात तो लगती है, लेकिन ऐसा इस वजह से हवा तेज है कि ये पलटी फिर से मार सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से अपने सहयोगियों को कतर कतर के खा जाती है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से शिवसेना के साथ बहुत पुराना गठबंधन था और शिवसेना को उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब उनकी आदत भी है, अभी वो नीतीश के लिए कहेंगे कि भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार
मतलब चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा, महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ तो मामला पलट सकता है। अभी महाराष्ट्र का जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें वो कहते रहते थे कि शिंदे हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, शिंदे ही उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। ये सब कहने के बाद उन्होंने किस तरीके से शिंदे को पीछे ढकेल दिया है और डिप्टी सीएम दोबारा बन गए, वो फडणवीस जी सीएम बन गए हैं। तो इनका जो चरित्र है वो ये है कि जो उनके सहयोगी हैं उनको ही ये धीरे धीरे तोड़ के, अब जेडीयू के साथ भी कई जेडीयू के बड़े नेता जो रहे वो भाजपा में कई बार पीछे की घटनाएं हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अभी नीतीश जी को जो समस्या दिख रही है, जो पब्लिक में भी कुछ चीजें चल रही है कि नीतीश जी की पार्टी भाजपा के लिए सॉफ्ट टारगेट, और वो उनके अगर सांसदों को तोड़ देंगे तो भाई उनको आसानी से तोड़ भी सकते हैं और अपनी सरकार को मजबूत भी कर सकते हैं। और भाजपा ये कर रही है, ऐसा जो सूत्रों से खबर आती है, कई भाजपाई कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 25 में हम अपनी सरकार को बहुमत की सरकार बना देंगे। अब ये कैसे संभव होगा? ये ऐसे ही संभव होगा कि नीतीश जी की पार्टी के सांसदों को तोड़ लें, उधर चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को तोड़ लें, आपका जो शिंदे के ग्रुप वाले लोग हैं उनको ले ले, क्योंकि शिंदे के गुट में जितने भी विधायक गए थे सब पैसे लेकर गए थे, तो वो भाई पैसे ज्यादा मिलेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, ऐसा तो कोई देश है नहीं। राजनीति जो वाजपेयी जी के समय वो कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, वो एथिक्स की राजनीति रही नहीं। भाजपा इन सत्ता में बढ़ी रही चाहती, क्योंकि भाजपा को पता है कि वो बाघ की सवारी कर रही है। एक तरफ जहां गरीबों के हक को लूटने का उनका इतिहास रहा है, वहीं कॉर्पोरेट मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए वो देश के ऊपर बर्डन डालते जा रहे हैं। तो उनको पता है कि सत्ता से जैसे वो बाहर जाएंगे, तो जैसे बाघ की सवारी वाला आदमी अगर बाघ से नीचे उतरा तो बाघ उसे खा जाएगा। इस वजह से भी चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे हाथ में बनी रहे। अब बिहार में नीतीश जी बीजेपी के साथ होंगे तो चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान ने पिछली बार जो चुनाव हुए थे बिहार के, उसमें कहा हमको नीतीश को हराना। तो जब नीतीश को हराना है उसके लिए चुनाव लड़े थे। अब भले वो एक ही गठबंधन के हिस्सा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश जी की दिनों दिन स्थिति कमजोर होती जा रही है। विपक्ष में इंडिया गठबंधन में ही नीतीश जी को सर्वाइवल दिख सकता है, दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है, अभी इस पे कुछ घोषणा नहीं कर सकते कि वो आए, क्योंकि पिछली दफा 15 में चुनाव हुए थे और मुझे याद है कि एक प्रतिष्ठित चैनल की एक बड़ी पत्रकार ने लालू जी से सवाल किया, मान लीजिए कि नीतीश जी छोटी मतलब संख्या कम हो गई और आपकी संख्या ज्यादा हुई, तब कौन सीएम बनेगा? और लालू जी ने बेबाक राय रखते हुए ये बात कही थी कि देखिए जी, चाहे नीतीश की पार्टी के कम नंबर है, हमारे ज्यादा भी आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम इस बात से पलट जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे हट जाएगा और इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। और हुआ भी यही कि नीतीश जी की कम सीटें थी, लालू जी की ज्यादा सीटें थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश जी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वहीं भाजपा के गठबंधन में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको आशंका है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, उनके सांसद तोड़े जा सकते हैं, उनके विधायक तोड़े जा सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को कम सीटें दी जा सकती हैं, जिससे वो फिर से बैक सीट पे जाके बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो अभी मैं बतौर पार्टी के प्रतिनिधि ये बात नहीं कह सकता कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। आदरणीय लालू जी ने भी ये कहा है कि भाई हम चीजों को भूल सकते हैं और माफ कर सकते हैं। तो अगर नीतीश जी आएंगे तो हम सामाजिक हित, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उनकी बातों को
नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में सांप्रदायिक धारा को मजबूत करने वाली भाजपा सत्ता में काबिज है, गरीबों के बच्चों के हक लूटे जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद का मामला हो, आयोग का, चाहे अभी ताजा मामला है जो जाड़े सर्दियों में बच्चों के ऊपर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वो देखकर रूह कांप जाती है। अब ये समझ लीजिए कि भाजपा की सरकारें कैसी हैं कि अगर आप अमर यात्रा लेके चलते हैं तो हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूल लगाए जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए आवाज उठाएंगे और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर कड़कड़ाती ठंड में बारिश की बौछारें, पानी की बौछारें छोड़ी जाएंगी और लाठियां भाजी जाएंगी। वो देख के वीडियो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा इसके ऊपर पानी की बौछारें बरसाई जा रही थी और वो सल्यूट करते हुए जनगण मन कर रहा था, तो मुझे याद आ रहा था वो रवैया तो पुलिस प्रशासन है वो ऐसा ही कर रहा है। तो जनता नीतीश जी के भी खिलाफ जा रही है, वो इस वजह से क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जनता के प्रति क्रूर रवैया रखते हैं। अमीर को टैक्स छूट मिल जाएगी, उसका कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं होंगे। और देश में हिंदू मुस्लिम की जो एक ऐसी धारा बहाई जा रही है सत्ताधारी भाजपा के द्वारा, नफरत का ऐसा आग बोया जा रहा है जो कि देश को विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाएगा। तो जनता चाहती है कि सभी विपक्ष के लोग एक साथ हो जाएं और जो नीतीश जी इंडिया गठबंधन की पहल को लेके जाने गए उनको वापस आना चाहिए, ये जन भावना है। अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा में भी उनका प्रदर्शन अच्छा होगा और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो मजबूत होगी। तो हम तो उनका स्वागत करेंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव कुमार त्रिपाठी जी। आपकी बात से एक बात स्पष्ट तौर से निकल कर आई है कि 2025 में नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमती की सरकार बनाना चाहते हैं। अब वो इलेक्शन तो है नहीं तो कैसे बनेगा, तो आप ही ने उसका जवाब भी बहुत सही दिया कि वो जो उनके खुद के साथी संगठन है, गठबंधन है, उन्हीं के ही एमपीज को तोड़कर अपनी सरकार खुद की बना लेंगे बहुमती से। ये आपकी बात से निकल के आई है और कई हद तक ये सही भी लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, सॉरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है और जिस तरीके से शिंदे उद्धव और एकनाथ शिंदे को लाए, फिर उसको हटा दिया, फिर अब देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, तो ये सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है, कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके पास में अपार शक्ति, अपार सत्ता, अपार पैसा आ चुका है, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। तो आपकी बात से बहुत सही बात निकल के आई है। अब हमारे साथ अब शाहिद कमाल जी की बात अधूरी रह गई थी, जो कि फिर से मैं उनको इनवाइट करती हूँ। शाहिद कमाल जी, आप बिहार में क्या फिर खेला होने वाला है या नहीं, उसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। जी शाहिद कमाल जी। जी, खेला तो नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला है। खेला जब होता है तो नीतीश जी का जो स्टाइल है वो ये है कि एक ही दिन में सब हो जाता है कंप्लीट, माने खेला शुरू हुआ और एंड भी उसी दिन हो जाता है। क्योंकि एक दिन में नहीं हो रहा है तो अब ये कई दिन से, ये 5-6 दिन से चल रहा है, इसका मतलब कि अब खेला नहीं होगा। दूसरी बात कि देखिए, भाजपा ये चाहती है कि बिहार और बंगाल में बिना शासन हुए उसका वो अधूरा, अपने शासन को अधूरा मानती। तो बंगाल तो दूर है उससे, लेकिन बिहार में शासन में है भी, और पूरी तरह से नहीं है, तो ये एक बड़ा टारगेट है उसके लिए। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि अगर नीतीश को वो फिनिश अगर करेंगे तो फिर राजद और उनसे अगर टकराव होगा, राजद कांग्रेस एक तरफ और लेफ्ट पार्टी, और भाजपा अगर रह जाएगी तो उसमें भाजपा को नुकसान होना है। उसमें भाजपा को जितनी सीट आज है उतनी भी नहीं आएगी, तब वो 50 से नीचे हो जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि नीतीश कमजोर हो, खत्म नहीं हो। तो कमजोर करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की और कमजोर हुए भी। नीतीश को जितना पहले सीट था उससे तो कम आया। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि पूरी तरह से भाजपा के एजेंडे पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चलता है, जिस तरह से और दूसरी सरकारें उनकी चलती है, उस तरह से नीतीश नहीं चलाते हैं।
यानी उनके जो कॉमनल एजेंडे हैं उसको पूरी तरह से नीतीश नहीं करते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं लेकिन पूरी तरह से उनके कॉमनल एजेंडे को ये लागू नहीं करते हैं जैसे जैसे वो कहते हैं। तो उसके वजह से जैसे कई जगह बीच में नीतीश के शासन में भी छोटे छोटे दंगे तो बहुत हुए हैं, लेकिन इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है जहां तक हो सका है वहां तक। तो वो भाजपा के लिए दिक्कत है कि बगैर कॉमनल राइट हुए भाजपा जो है वो मजबूती से किसी प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो उसके लिए कई फैक्टरों में एक बड़ा फैक्टर ये है कि वो राइट होते रहना चाहिए, या जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्लैश, या वो माने एक तरफ हिंदू हो जाए एक तरफ मुस्लिम हो जाए तो उसको जो फायदा होता है तो वो नहीं बिहार में पूरी तरह से हो रहा है। तो एक दिक्कत भाजपा की वो भी है। तीसरी बात है कि ये जो अभी ये तो मामला ही उसी से हुआ ना कि जब वहां अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट नहीं कहा कि चुनाव के बाद वो ये होगा और जिसको ज्यादा मेजोरिटी होगी, तो उससे नीतीश जी बौखलाए हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां जो लालू जी की तरफ से जो बयान आया उससे पहले भी जो अंदर खाने बात हो रही थी, जितना हम लोगों को सुनने में आया है कि तेजस्वी ने ये कहा कि भाई आप तो पिछले इलेक्शन में ही इस शर्त पर साथ आए थे हमारे कि इस इलेक्शन अगला जो इलेक्शन होगा उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं आप होंगे, तो आप उस पर हैं कि नहीं। तो ये इसमें ये नहीं माने उसकी साफ साफ जवाब नहीं दे रहे थे। तो वो बात उससे भी आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। हालांकि वो बात अगर ये बढ़ाना चाहते तो वो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इनका तो मुख्य मकसद था कि कैसे हम भाजपा पर दबाव ये करके और अमित शाह बयान दे, मोदी बयान दे कि भाई नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार है, आगे भी रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो यही चाहते हैं, इनका जो अभी मकसद है नीतीश का वो यही है कि ये बजाफ्ता बयान आए, इसलिए ये पूरा जो पैतरेबाजी है वो उसी के लिए। तो अब देखिए आगे, अभी का मामला तो ये हो गया, मैंने सेटल हो गया है एक तरह से, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, ये फिर हो सकता है 2-4 महीने में इलेक्शन के बाद एक बार और आएगा तो उसमें हो सकता है कि ये मैंने अपना ये बदल ले। इनको जहां तक सुनील जी सवाल उठा रहे थे या आनंद जी सवाल उठा रहे थे कि किनके साथ फायदा है, तो फायदा तो नीतीश जी को इधर ही है आने में, लेकिन दिक्कत वही है उनकी कि अब तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई अब तो बहुत दिन रह चुके चीफ मिनिस्टर, अब आप जाइए केंद्र की राजनीति कीजिए। केंद्र में इनको अगर भरोसा हो जाए कि हमको या तो प्रधानमंत्री का मैंने कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए या फिर ऐसा विपक्ष का हो जाए कि जिसमें श्योर हो जाए कि सत्ता विपक्ष को आ ही जाएगी, तब फिर वो इधर आ सकते हैं। तो हमको लगता है कि अभी का मामला सेटल कर गया है, फिर 2-3 महीने के बाद ये मामला फिर उखड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद कमल जी। अब हमारे साथ सामाजिक चिंतक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, एडिटर भी हैं। और आपने जो कहा कि भी अभी नीतीश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, बाकी खेला तो अभी तो नहीं होगा फिलहाल। तो इसी बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी रखिए। जी आप सब लोगों से निवेदन है कि अपना जरा म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इको आता है। पहले तो नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक नारा चला है कि नया साल नई सरकार, लेकिन सवाल है कि नारा किसकी तरफ से आ रहा है। तो यह नारा इंडिया गठबंधन के ही सारे दलों की तरफ से आ रहा है। जो हमारे जो लोग मुख्य खेड़ा करने वाले हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई नारा नहीं आया। तो एक तो चीज ये है कि वस्तुगत स्थितियां क्या है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार तो सौदेबाज आदमी है और उनको जहां ज्यादा से ज्यादा लाभ दिखाई पड़ेगा या संभावना दिखाई पड़ेगी वहां जाएंगे। तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन को देने के लिए या इंडिया गठबंधन से कुछ लेने के लिए नीतीश कुमार के लिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो चीज दिखाई पड़ रही थी वो उनको मिलने की उसमें गुंजाइश नहीं बनी। और वो शायद इस बात को अपना जान गए कि भाई इतने बड़े संगठन में जनता दल यू का अगर उड़ के भी चले जाएंगे तो 12 सांसद हो जाएंगे, 20 सांसद हो जाएंगे, 25 सांसद हो जाएंगे, तो और क्या होगा, मुंह सुटाई लोढ़ा हुई
तो इतने सांसदों को लेकर के वो अपनी प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कर पाएंगे, इसका तो उन्हें भरोसा नहीं था। और उसके बावजूद वहां पर अपना कसमकस वैसी बनी हुई है भाई, मैंने उनसे बड़े बड़े दल हैं, उनसे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन एक तो चीज है कि नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रूप से पर्सनालिटी उनकी सबको स्वीकार्य है और वो बड़ी पर्सनालिटी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, यही एक उनका प्लस पॉइंट जाता है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में और इंडिया गठबंधन में भी उनका लगातार सम्मान बना हुआ है। और एक जो अति पिछड़े लोगों के बीच जो उनकी पहचान है वो भी अपने आप में उनकी बड़ी चीज बनती है। और वो पहचान केवल बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर भी उनकी पहचान है। और इसी कारण शायद इंडिया गठबंधन उनको आगे करके कि वो बनाने की कोशिश किया था कि बिहार में तो उसका असर पड़ेगा ही, उत्तर प्रदेश में उसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे उत्तर भारत में उसका असर पड़ता है इसको लेकर के। लेकिन वो चीज नीतीश कुमार जल्दबाजी कर गए और उन्होंने अपने आप को वहां से क्विक डाउन कर दिया। उनको तत्काल चाहिए था कि हमको प्रधानमंत्री घोषित कर दो। अरे पहले चुनाव हुआ नहीं, सांसद आए नहीं, संसद का अपना गठन हुआ नहीं और तुम पहले ही अपने प्रधानमंत्री बन करके क्या करोगे कि अपना घोषणा करके, तो वो मामला तो चूक गया। और वहीं पर एनडीए के पास नीतीश कुमार को देने के लिए आज की तारीख में बहुत कुछ है। वो जहां पा गए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ऊपर अगर उनको पद देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री तो उनको नहीं देगा एनडीए, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा बहुत कुछ उसके पास है जो आने वाले दिनों के लिए भी या उनके मरणोपरांत भी दे सकती है एनडीए गठबंधन। तो एक तो चीज ये है। लेकिन फिलहाल जो उनका कसमकस है, एक बार अगर किसी को सत्ता का स्वाद लग जाता है तो वो सत्ता से च्युत होना नहीं चाहता है, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि लगातार इतने सालों से लगातार सब सरकार बदलती है, डिप्टी सीएम बदल जाता है, मिनिस्टर बदल जाते हैं, लेकिन एक कुर्सी ऐसी है कि उस पर नीतीश कुमार लगातार वर्तमान है, विद्यमान है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां जो कसमकस चल रही है, या नीतीश कुमार भी तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपना ये समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं और हर चीज को जानते हैं, तो वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है या करती रही है। पूरे उसके इतिहास भूगोल से परिचित है, इन लोगों के अपना पूरे कार्यशैली से परिचित है। और फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने किया है, जिस तरीके से उड़ीसा में इन्होंने किया है, या जिस तरीके से उनके साथ पिछले चुनाव में बिहार में भी इन्होंने किया, तो इस सबसे वो बाखूबी परिचित हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि इससे बेहतर विकल्प उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बीच जो स्थितियां परिस्थितियां बिहार की बनी है, उससे लेकर के जाहिर सी बात है कि चर्चा होना स्वाभाविक है। अब वो क्या है कि नीतीश कुमार जी अपने आप को स्थापित करने के लिए एक वहां पर निकाल रहे थे, प्रगति यात्रा निकाल रहे थे बिहार में। उस प्रगति यात्रा से उनका मकसद यही था कि अपने संगठन को मजबूत करना और 100 के ऊपर अपने विधायकों की संख्या वहां पहुंचा देना। क्योंकि 100 के ऊपर अगर उनकी संख्या नहीं पहुंच पाती है तो उनको किसी भी समय में उनको झटक करके एनडीए हो या अपना कोई भी आदमी हो, उनको अपना झटक के किनारे कर देगा। तो उसको लेकर के निकाल रहे थे, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन उस महत्वाकांक्षी अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके वो दिल्ली भाग के जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको डर है और दिल्ली भाग के जाते हैं, और वहां पर क्या होती है, कैसी स्थिति होती है, इसको पूरा देश देखा है। इस बीच क्या हुआ साहब कि वो तमाम स्टेटमेंट आते हैं, इनकी डिप्टी सीएम के स्टेटमेंट आते हैं, अमित शाह के स्टेटमेंट आते हैं, मोदी के स्टेटमेंट आते हैं। तो वो स्टेटमेंट किसी भी सत्ताधीश को, जो भी सत्ता के अपना शीर्ष में बैठा हुआ है, उसको उद्वेलित करने के लिए, उसको भयभीत, उसको आतंकित करने के लिए पर्याप्त था। फल क्या हुआ साहब कि वो वहां से यहाँ आए, उसके पहले ही केरल से उनके एक विश्वसनीय ये राज्यपाल को ला करके यहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए अब कैसे खेल चलता है तालमटोल। वो केरल से अपना विश्वसनीय राज्यपाल ला करके, जो कि धनखड़ से किसी मायने में कम नहीं है, उनको ला करके यहाँ पदस्थापित किया जाता है। अब क्या होता है उसके जवाब में कि नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी के अनुसार 62 आईपीएस अफसरों का वो अपना तबादला कर देते हैं। और वो अफसर कैसे हैं साहब? तो वो अफसर ऐसे हैं कि वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से नीतीश कुमार के आज्ञा पालक लोग हैं
और वो जो है सो उन्हीं के इशारे पर चलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, तो ये गतिविधि होती है। अच्छा, ये करने की आवश्यकता उनको कैसे हुई? आज की तारीख में कहा जा रहा है कि भले ही ये अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो, लेकिन इनका शासन नहीं चल रहा है। गृह मंत्रालय इनके पास है, लेकिन इनके न चाहते हुए भी वहां अभ्यर्थियों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया जाता है और ये बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जो कहीं से नीतीश कुमार के मन में तो उनके प्रति इतनी घृणा, इतना वैमनस्य तो नहीं हो सकता कि उनको करे, तो इससे भी वो अपना व्यथित हैं। अब उसके बाद क्या होता है साहब कि अभी अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है कि फिर नीतीश कुमार भाग के जाते हैं वहां, और ये होता है कि वहां पर मोदी से मिलेंगे, ऐसी शाह से मिलेंगे, नड्डा से मिलेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात किसी से नहीं होती है। और ये वहां जाते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मनमोहन सिंह के यहाँ जाते हैं, अकेले जाते हैं, पहली बात अकेले जाते हैं, और वहां पर उनको जो शोक संवेदना दे करके अपना चले आते हैं। ये इस बीच क्या हुआ साहब, तो अमित शाह के हाथ में अपना जो चीज है कि 61 बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को वो प्रमोट कर देते हैं। मतलब तुम डाल हम पात, खेल तो वहां चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल वहां चल रहा है। अब वो 61 आईएएस जो जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो शाह खेमे के हैं, भाजपा खेमे के हैं, तो आईपीएस के अपना प्रत्युत्तर में आईएएस की टीम ये वहां खड़ा करते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, अपने ईडी को वो फिर सक्रिय कर देते हैं, और ये तमाम छापा मारने का काम चाहे अपना चिराग पासवान के लोगों का हो, चाहे इनके लोग हो, अपना वो भी खेल वहां चलना शुरू हो जाता है। और इस बीच अमित शाह का दौरा लगा है बिहार में, 6 जनवरी को होने वाला है उनका दौरा। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह जब यहाँ आते हैं तो इस सब के बावजूद नीतीश उनके मंच पर साझा करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें अपना प्रोटोकॉल में भी, और आपस का ये जो द्वंद्व है ये पराकाष्ठा पर है। तो एक तो चीज ये है कि नीतीश कुमार जी का एकमात्र इस समय जो अपना दबाव है कि फिलहाल कि हमको कम से कम 125 सीटें हमको आप लड़ने को दीजिए, ताकि हम उस 125 सीटें लड़ करके अपनी एक ऐसी स्थिति बना लें कि आप अगर चाहें भी तो भी हमें आप इग्नोर न कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इनको अपना जिंदा तो रखना चाहती है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि ऐसा रखो अपने दुश्मन को कि न तो मुंह है और न मोटा है। मतलब न तो उनको मारने दिया जाए और न तो उनको स्वस्थ रखने दिया जाए। हमारे पूर्वांचल की बड़ी में ये प्रचलित कहावत है। तो उसी पर वहां काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मारना भी नहीं है, नीतीश कुमार को अपने साथ से दूर हटाना भी नहीं है, और एक हाशिए पर उनको रख देना है, अपना द्वारे बैठ के बुढ़वा के तरीके हासिल करे हुए, और ये इससे ज्यादा उनकी स्थिति नहीं। और अगर ज्यादा कुछ हो तो अपना सत्ता की अपना किसी एक कुर्सी पर उनको ऐसा बैठा दिया, अपना राज्यपाल वगैरह कुछ ऐसा अपना कर दिया जाए कि अपना निर्जीव होकर के अपना वही पढ़ रहे। और ये भी मांग की गई है कि भाई ये नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत रत्न देने का मतलब क्या होता है कि उनको आडवाणी बना करके पुरातत्व विभाग में आप उनको। अब अगर ये देखा जाए कि बिहार की राजनीति में कौन सा समीकरण ज्यादा कारगर नजर आ रहा है, तो देखिए एक समीकरण तो वहां यह है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले वहां पर लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। अगर वहां आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और नीतीश भी अगर एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना वहां मुश्किल हो जाएगा। एक तो इक्वेशन ये है, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से नीतीश को अपने साथ से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज क्या बनता है कि साहब कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हो जाए और आरजेडी को अपना किसी, अच्छा आरजेडी ऐसी पार्टी है कि ये लालू के साथ एक बात तो है कि वो जेल चला गया, इतना भोजा, लेकिन वो बीजेपी के पास नहीं गया। लेकिन एक संभावना यह भी इस बीच व्यक्त की जा रही है कि अगर नीतीश जी अपना इधर आ जाते हैं और अगर बदमाशी करेंगे तो आरजेडी को भी भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले सकती है। तो एक लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है कि साहब आरजेडी और जेडीयू
क्योंकि अगर जनता दल यू अगर इधर आता है इंडिया गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू की मांग ज्यादा होगी, ज्यादा सीटें वो लड़ना चाहेंगे, और अगर वो ज्यादा सीटें लड़ना चाहेंगे तो आरजेडी भी उनसे कम नहीं लड़ना चाहेगी। तो ऐसी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट को वो बलि चढ़ाई जाएगी, जिसके लिए आज की तारीख में न तो कांग्रेस तैयार है और न तो लेफ्ट तैयार है। तो ऐसी हालत में एक इक्वेशन यह भी बन सकता है कि जनता दल यू और अपना ये आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी फिर अलग थलग अपना चुनाव लेकर के जो अपना जमुड़ा इकट्ठा की है अपना 2-4 लोगों को उनको लेकर के लड़े, और कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ यूनाइट होकर के चुनाव लड़े। ऐसी हालत में अगर ऐसी हालत बनती है तो हम जहां तक देख रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह भी कमजोर नहीं होंगे, और 3 पोल निश्चित रूप से उसमें बनेगा। आरजेडी जेडीयू का पल्ला निश्चित रूप से उसमें भारी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कम नहीं है। वो अपना जिस तरीके से महाराष्ट्र में अगर वो लोग सरकार बना सकते हैं, हरियाणा में वो लोग सरकार बना सकते हैं, तो अकेले अगर लड़ेंगे तो बिहार में भी वो एन के प्रकार जैसे भी हो वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, और संभव है कि वो सरकार बना भी ले, क्योंकि उनको किसी बात से परवाह नहीं है। आज की तारीख में आज की तारीख में दिल्ली के सांसदों की 70 सीटें चुनाव आयोग के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं अपना विचार करने के लिए। कोर्ट का आदेश है कि आप जो तो सारी चीजों को आप मुहैया कराए, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से आदेश हो जाता है, सरकारी अध्यादेश जारी कर दिया जाता है कि नहीं आपको कुछ भी देने की उसको जरूरत नहीं है। तो इस ठठेरई के आधार पर जब 3 पोल बनेगा बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा निश्चित रूप से उनका भारी रहेगा, और वो कोशिश करेंगे कि एन के प्रकार हम बिहार में, और शायद इसीलिए आईएएस कैडर का वो 62 की उन्होंने अपना नियुक्ति किया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ऊपर और सर्टिफिकेट देने का काम तो यह आईएएस ही करेगा, तो उनकी भी अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। तो अब ये देखना है आने वाले दिनों में कि नीतीश कुमार इसमें सबसे बड़े गेम चेंजर कहिए या अपना जो कहिए, नीतीश कुमार इस समय सबके टारगेट पर हैं। नीतीश कुमार इस समय अति महत्वपूर्ण बने हुए हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है, आरजेडी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इस सारे संदर्भों में और गिरी में अपना नीतीश कुमार को एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार को बैलेंस करने के लिए जो इनके 2 सिपहसालार इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, जनता दल यू का अध्यक्ष और इनके ये पार्लियामेंट्री कमेटी का नेता, वो दोनों लोग आज की तारीख में विशुद्ध रूप से देखा जा सकता है कि भाजपा की गोद में वहां बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का पूरा शतरंज का पूरा जाल बिछा हुआ है, सारे मोहरे अपने अपने जगह पर फिट हैं। अब जाहिर सी बात है कि देश की आंखें टिकी हुई हैं बिहार पर, जिस तरीके से महाराष्ट्र पर आंखें टिकी हुई थी कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन अगर वहां इंडिया गठबंधन आ जाता तो वो एक बड़ा वो गेम चेंजर होता। उसी तरीके से बिहार को भी सामने रखा गया है। बिहार का भी राजनीति इसीलिए चर्चा में उसको बना हुआ है कि ये देश की राजनीति पर ये बड़ा असर डालेगा, और ऐसी हालत में नीतीश कुमार जाहिर सी बात है भी करेंगे। अभी जैसा हमारे साथियों ने कहा कि नीतीश कुमार फिलहाल तो शायद पलटी न मारे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ आने में फिलहाल उन्हें कुछ नहीं मिलना है। ज्यादा से ज्यादा ये मिल सकता है कि वो जहां हैं वहां वो बने रहेंगे। उससे ऊपर उठने के लिए या उससे कुछ ज्यादा पाने के लिए उनको सत्ता का सहयोग चाहिए, सत्ता का स्वाद चाहिए। तो फिलहाल वो सत्ता का स्वाद भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रह के मिलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ हम आप सारे लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और नीतीश कुमार के प्रति भी शुभकामना देते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर के जहां वो विधानसभा के अंदर बैठ करके ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसी ऐसी शिक्षा दे देते हैं, ऐसा ऐसा क्लास करना शुरू कर देते हैं विधानसभा में कि कोई भी आदमी शर्मसार हो सकता है। पूरा देश उससे शर्मसार है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से उनके खिलाफ कोई अपशब्द या उनके खिलाफ चीजें तो
ये भी तकाजा है और यही कारण है कि नीतीश कुमार की ताकत बनी हुई है, नीतीश कुमार का वजूद बना हुआ है। उनके प्रति हमारी शुभकामना है और आने वाले दिनों में देखिए क्या कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपने तो बिल्कुल पूरे विस्तार से इस मुद्दे पे बहुत सब बातें रखी हैं। आपकी बातों में एक बात ये निकल के आई है कि स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि इस तरह से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो और वाटर कैनन, मतलब इतनी ठंडी के अंदर इस तरह से उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ी जाए, उसके बावजूद भी ये स्टूडेंट्स को हरेस करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अब जहां तक हम इतिहास की बात करें तो हाँ, मैं आती हूँ आपके पास, वैभव कुमार जी अभी आती हूँ। इतिहास की बात करें तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स मूवमेंट ने अच्छी से अच्छी राजनीति को उलट पलट करके रख दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन डाले गए, तो नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, क्योंकि अभी आपने बताया, आपकी बात सही कि भी स्टूडेंट्स के ऊपर जो नहीं चाहते थे फिर भी उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, तो कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। और हमने जैसा आपको अभी बताया कि गुजरात में 1974 में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन की हवा पूरे देश में फैली और फिर जेपी आंदोलन हुआ। इवन खुद नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये सभी लोग जो उस जमाने के नेता थे वो नवनिर्माण आंदोलन और उसके बाद जेपी आंदोलन के, और वो सभी स्टूडेंट थे, उसी की में से ही निकल कर ये लोग आए और उन्होंने देश की सत्ता पे काबिज भी हुए और एक समाजवादी आंदोलन को स्थापित किया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मंडल कमीशन के टाइम पर भी स्टूडेंट मूवमेंट था। स्टूडेंट मूवमेंट इतना भड़का कि उसके बाद वीपी सिंह सरकार को जाना पड़ा और उसके बाद दोबारा से इतिहास बदल गया। इसी तरह मैं समझती हूँ 2012 में निर्भया आंदोलन जो हुआ, जो निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन हुआ, कहा तो जाता है कि वहां पर अपने अन्ना हजारे बैठे थे और इस वजह से ये काम हुआ, पर तो स्टूडेंट्स की उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये जो स्टूडेंट्स की भूमिकाएं होती है और उससे जो आंदोलन चलते हैं, तो क्या कहीं ये आंदोलन भी जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए तो नहीं किया गया? इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए वैभव कुमार जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं वैभव कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी क्या बात रखते हैं, इस बारे में क्या राय देते हैं? जी वैभव कुमार त्रिपाठी जी, समय बहुत कम है। जी जी, देखिए, मैं ये मानता हूं कि नीतीश जी नहीं चाहते थे वाटर कैनन हो, ये मुझे नहीं लगता। और ये बात मैं तभी मान सकता हूं जब नीतीश जी इस फैसले और इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लें, या नीतीश जी अगर नाराज है, वाकई उनको लगता है कि ये नहीं चल पा रही मेरी सरकार, मेरा प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हम पाला बदल करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये नीतीश जी की ही जिम्मेदारी है। जब गृह विभाग उनके पास है तो कड़कड़ाती ठंड में छात्रों के ऊपर किस तरीके से वाटर कैनन और लाठियां चलाई गई, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। बात यह है कि नीतीश जी के इधर और उधर दोनों में फायदा उन्हीं का है। देखिए, वहां है तो नीतीश जी का ये जो माहौल, जो चर्चा चली है, उससे यही कोशिश है कि उनकी पोजीशनिंग मजबूत हो, वो मजबूती इसमें आ गया। वहीं अमित शाह और गैंग जो है वो ये चाहती है कि किस तरीके से इनको कट्टू साइज किया जाए। तो इंडिया गठबंधन के साथ आने में अगर नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू के साथ, चूंकि उनका उनसे संबंध है, अगर पाला बदल करते हैं तो सरकार के लिए स्थितियां गंभीर हो जाएंगी और सरकार असहज महसूस करेगी और जो उनके खिलाफ कार्रवाई और उनको कट्टोसाइज करने की साजिश है वो कम से कम खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दल है जो कि किसी भी सहयोगी को तोड़ के अपने आप को मजबूत करने वाला है, लेकिन एनडीए में खुद भस्मासुर भाजपा है। तो मुझे लगता है कि ये, और अभी शाहिद जी कह रहे थे जो बात, मुझे लगता है सर कि फरवरी मार्च के बाद तो कोई संभावना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगर ये पाला बदल करेंगे तो इसी 1-2 महीने में हो जाना है, अन्यथा वो नहीं होगा। और कहीं से कहीं तक भाजपा नीतीश जी को 100 क्या 125 तो तिवारी कह रहे हैं, 125 तो बहुत दूर की बात है, वो 100 तक नहीं पहुंचने देंगे इनको। आप समझिए
वो चाहते हैं कि 100 से भी नीचे सीटें नीतीश लड़े, जिससे उनकी पोजीशन मजबूत हो। तो अगर नीतीश जी इधर आते हैं तो उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अन्यथा नीतीश जी को भी दिख रहा है कि जो केंद्र की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, बहुत सारे छापेमारी की कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें नीतीश जी को खत्म करने की बात है। नीतीश जी ना अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और ना ही नीतीश जी को कुछ और मिलेगा। और जब सत्ता से आदमी उतर जाता है, तो जब एक बार पर्दे से उतर गया तो उसके बाद कोई पूछता नहीं। तो भारत रत्न के सपने अगर है तो वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से भाजपा और एनडीए के साथ रहना नीतीश जी के लिए आत्मघाती कदम लगता है मुझे। धन्यवाद। जी, अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर चल रहे हैं, तो हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप चलते चलते क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? जी राकेश रंजन जी। देखिए, कुल मिलाकर जो गालिब का है ना कि मन बहलाने के लिए बहुत बने जो कुछ बहाना है, तो तमाम चीजें चर्चा का निष्कर्ष यही है। चर्चा का निष्कर्ष यही है, आज की तारीख में नैतिकता के धरातल पर कोई भी खड़ा नहीं है। वो भाजपा हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो एबीसीडी, और कुल मिला के सबको अपने अस्तित्व को देखना है, अपने वजूद को देखना है। और आज के तारीख में स्थिति यह है कि किसी का अपना स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है, सब एक दूसरे के भरोसे है। अगर हाँ सब ताकतवर है और सब इतना रखता है कि हम उसको गिरा सकते, उसको बना सकते, उसको पलट सकते, तो एक विकल्प तीसरा यह हो सकता है कि सब अलग अलग चुनाव लड़ जाइए, फिर जो बड़ी पार्टी हो मुख्यमंत्री बन लीजिए, दूसरा उप मुख्यमंत्री बन लीजिए, दो उप मुख्यमंत्री, फिर चौथा जो है आके मंत्री बन लीजिएगा, महत्वपूर्ण विभाग ले लीजिएगा। कुल मिला के बिहार की जमीन यही है। और नीतीश बेचैन नहीं है, न लालू बेचैन है, बड़ी बेचैन भाजपा है। वो इसलिए बेचैन है कि नीतीश कुमार ने बहुत कस के लगाम पकड़ रखा है। जानकारी के लिए बताया कि 1 महीने से भाजपा के जितने भी मंत्री हैं उनका एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ा है। नीतीश ने डीजीपी अपने हिसाब से बनाए हैं, तमाम बिसात बिछाए जा रहे हैं और इस तरीके से बातें हो रही है। तो अमित शाह भाजपा के लोगों को संभालने के लिए कह रहे हैं कि हम नीतीश को कुछ नहीं करने जा रहे हैं, उनको लगाम कसने जा रहे हैं। यही स्थिति है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी टिप्पणी में शाहिद कमाल जी, आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। अब कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति पर है। जी अभी ये अंत नहीं हुआ है। 2-3 महीने में एक राउंड फिर इस तरह का खेल होगा। वो जो होगा वो फाइनल होगा। अब उसमें जो भी हो, कुल मिलाकर के नीतीश जी का यह है कि दबाव बनाना, क्योंकि वो कमजोर है। अभी जो 3 पार्टनर बिहार की राजनीति में जो 3 कहा जाए मुख्य तत्व हैं, उसमें वो कमजोर हैं। तो कमजोर है तो अपनी स्थिति बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी इसी तरह से कोशिश करती है, तो वो पैंतरेबाजी करती ही है, वो भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं, और बगिया और कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।